शुभ संध्या प्यारे दोस्तों। आज मैं आपके साथ कुछ अच्छी खबरें साझा करने के लिए उत्साहित हूँ। जो लोग मुझे साफ साफ देख पा रहे हैं वे अब से इसी पल से मेरी हर बात को भी उतनी ही साफ तरह से सुन पाएंगे। आज जब हम आपके साथ प्रक्रिया पूरी करेंगे उसके बाद लगभग खैर जिनको किस्मत साथ देगी उनमें से 60%, 70%, शायद 80% तक भी आज की इस प्रक्रिया के बाद जो हम साथ में करेंगे आप बेहतर सुनना शुरू कर देंगे। अगर आपने कोई शोर सुना है, कोई बाहरी सीटी या आवाज, तो भी 50% तक ये 50% दर्शकों में कम हो जाएगा। लेकिन सकारात्मक परिणाम की संभावना तब ज्यादा होगी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया है, हमेशा की तरह कुछ लाइक किए हैं और एक अच्छा कमेंट भी किया है, और जाहिर है अपने दोस्तों को भी, चाहे वो कम सुनते हों या ज्यादा सुनते हों, जरूर शेयर करें। रोकथाम के लिए ये वीडियो भेज दे। इस तस्वीर में आप क्या सोचते हैं, क्या दिखाया गया है? ये आपका कान है। आप अपने कान की कल्पना करते हैं, जो बाहर दिखता है वही यहाँ है। तो चलिए आपके श्रवण मार्ग में झांकते हैं और देखते हैं वहां क्या है। अब हम अंदर पहुंच गए हैं। सबसे पहली चीज जो हमें रास्ते में मिलती है वो है कान का पर्दा। ठीक है, वैसे अगर आपको नहीं पता था तो आपके पास असल में 3 कान हैं। सिर्फ ये 2 नहीं, ये तो बस बाहरी कान है। असली कान आपके पास हर तरफ 3-3 हैं। आपके पास बाहरी, मध्य और भीतरी कान होते हैं, अगर किसी को नहीं पता था। औसतन एक इंसान के पास कुल 6 कान होते हैं। साथ ही बाहरी कान की पत्ती अलग से मौजूद होती है। तो बाहरी श्रवण नली पहली चीज है जो ध्वनि तरंग से टकराती है। ये शहद जैसा है। अभी मेरी बातें आपके कानों में जा रही है, ध्वनि तरंग के रूप में, आवाज के कंपन के रूप में। सबसे पहली चीज जिससे मेरी मधुर जानकारी सबसे पहले टकराती है वह आपका कान का पर्दा है। वो मेरे स्वर के रास्ते में मिली, वो कंपन करने लगी और फिर आगे बढ़ गई। अब हमारी पूरी प्रक्रिया मध्य कान में चली गई है, जहां आपके शरीर की 3 सबसे छोटी हड्डियां होती है। क्या आपको पता था कि आपके पास एक हथौड़ी है, आपके पास एक निहाई है और आपके शरीर में एक रकाब भी है? देखा आपके पास क्या क्या नहीं है, कितनी सारी चीजें हैं। और यहां पर मध्य कान में ये आपकी नाक गुहा और गले से जुड़ता है, या उसमें प्रवेश करता है या बाहर निकलता है। सुनने की नली को यूस्टेशियन ट्यूब कहते हैं। यानी आपके पास सिर्फ एक छेद नहीं है। देखिए, एक दूसरी नली है जो नाक से सीधे मध्य कान में जाती है। दबाव को बराबर करना क्यों जरूरी है? हवाई जहाज में उड़ते समय कान बंद हो जाते हैं। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपकी कान की झिल्ली ऐसे आवाज के साथ वापस आ जाएगी। आप इस श्रवण नली से हवा अंदर भेजते हैं, या अगर आप गोताखोर हैं तो आप ऐसे हवा बाहर निकालना जानते हैं, ऐसे। अगर आप डाइवर हैं, मान लीजिए, है ना, आप ऐसी तकनीकें इस्तेमाल करना जानते हैं। मध्य कान, अगर उसमें कोई बीमारी हो तो उसमें सूजन आ सकती है। उदाहरण के लिए, यह सुनने की क्षमता पर भी असर डालता है। सूजन सीधा आपकी नाक से आपके कान में जा साउंडेड है, और फिर ये रकाबी की हड्डी, ये कान का पर्दा कंपन करने लगता है। फिर ये हड्डियां एक के बाद एक सबने एक दूसरे को टच किया, और ये सब अब अंदरूनी कान तक पहुंच गया। ये प्रक्रिया आवाज के ट्रांसमिशन की है जो कोक्लिया तक जाती है। इसे कोक्लिया कहते हैं। हमारे और आपके पास भी है। कोक्लिया और अर्धवृत्ताकार नलिकाएं होती है। अर्धवृत्ताकार नलिकाएं संतुलन का अंग है और आपको टिके रहने में मदद करती है। घूमती हुई चीज पर भी जरा सोचिए। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, और यहाँ चांद भी घूम रहा है, और पृथ्वी भी अपनी धुरी पर घूम रही है। और किसके चारों ओर घूम रही है? सूर्य के चारों ओर भी घूम रही है। और सूर्य भी किसके चारों ओर? अल्फा सेंटावेरा भी घूम रहा है। और यही है, हमेशा संतुलन रखना पड़ता है। आप सब इसे महसूस नहीं करते। ये 3 अर्धवृत्ताकार नलिकाएं आपके लिए यह सब करती हैं। लेकिन अगर इनका काम बिगड़ जाए,
अगर वहाँ एक खास तरह का द्रव होता है, मान लीजिए वह थोड़ा गाढ़ा हो गया, लेकिन वह प्रक्रिया जटिल है, वहाँ उसे एक निश्चित समय पर वहाँ एटोलाइट्स को भी जैसे स्थानांतरित होना चाहिए। आपके कानों में भी कुछ खास सूक्ष्म पत्थर होते हैं और यही आपको अपने पैरों पर टिके रहने, संतुलन ना खोने में मदद करता है, जिससे आपके लिए सब कुछ ऐसे घूमता नहीं है। आंखों से मिली जानकारी शरीर की स्थिति से मेल खाती है। घोंगा भी एक विशेष द्रव से भरा होता है और स्टेप्स की कंपन उस द्रव में पहुंचती है। वहाँ भी रिसेप्टर्स होते हैं जो कंपन करते हैं और आगे चलकर यह सब कुछ एक विद्युत संकेत में बदल जाता है जो श्रवण तंत्रिका में जाता है और फिर वह मस्तिष्क तक पहुंचता है। इसके बाद ही आप समझ पाए कि मैंने क्या कहा। मस्तिष्क ने जानकारी को संसाधित किया। कितना समय बीता सोचिए। यहाँ से यहाँ तक कितने सेंटीमीटर, ये सिर की चौड़ाई पर निर्भर करता है। कहते हैं किसी तक बात देर से पहुंचती है। यह श्रवण झिल्ली की गतिशीलता पर निर्भर करता है। ये जैसे आपके पास है हड्डियां, ये हिलती है। इस नली की पारगम्यता पर निर्भर करता है यही। इसे यूस्टेशियन ट्यूब कहते हैं। यूस्टेशियन ट्यूब में सूजन। यूस्टेशियस नामक व्यक्ति ने इसे पहली बार खोजा था और यही इसके खोज करता है। इवान यूस्ताकिएव, यूस्ताखेविच। और नहीं, उसका नाम कुछ और था, याद नहीं, कोई वैज्ञानिक था। और श्रवण तंत्रिका, कोक्लिया। तो दोस्तों, ये सब किस लिए था? इसलिए ताकि हम आखिरकार आपकी सुनने की क्षमता को बेहतर बना सके और कानों में होने वाली आवाज को दूर कर सके। यहाँ रास्ते में ये प्रवेश द्वार है, देख रहे हैं? जैसे ही आवाज ऊपर से या नीचे से आती है, यहाँ श्रवण मार्ग है जिसे दो मांसपेशियां घेरती है, ऊपर कनपटी की मांसपेशी और नीचे चबाने वाली मांसपेशी। श्रवण मार्ग एक छेद है, सिर्फ त्वचा में छेद नहीं है। ये कहाँ है? आप क्या सोचते हैं? ये कहाँ स्थित है? टेम्पोरल हड्डी के अंदर एक संरचना होती है, पिरामिड। आपके शरीर में क्या क्या नहीं है देखिए। आंखों में रॉड्स, कोन्स, यहाँ हथौड़ी, स्टिरप्स, झिल्लियाँ, घोंगा और आपके पास पिरामिड भी है। हर मिस्री आपके अंदर थोड़ा थोड़ा है। हर किसी में फिरौन का खून है। तो दोस्तों, आप लोग अपनी बातों से मुझे बहुत भटका रहे हैं। शुरू करते हैं। तर्जनी या छोटी उंगली ले। कुछ लोगों की उंगलियां बड़ी होती हैं तो छोटी उंगली आजमाएं। आमतौर पर तर्जनी उंगली पर्याप्त है। अगर नाखून है तो नहीं होगा, नाखून काट ले। उंगली को कान में डालें। इसे अपने कान की नली में डालना है, चाहे जितना भी गहराई तक डालने की कोशिश करें। डरे नहीं, आप झिल्ली तक नहीं पहुंच पाएंगे, चाहे आप छोटी उंगली से भी करें। लेकिन अगर नाखून है तो मत करें, सावधानी से। उंगली ली, कान में डाली। ये था पहला कदम। दूसरा, उंगली से घुमाना है। देखो, जब किसी को दिखाते हैं कि तू कितना बेवकूफ है, वही करना है, बस एक ही दिशा में घुमाना है। ये हमारे पास क्या है? घड़ी की सुई की दिशा में घुमाना है। ऐसे करना है। घुमा दिया, अब उल्टी दिशा में करना है। घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में घुमाना है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप बाहरी श्रवण मार्ग की इन सभी ऊतकों को मरोड़ रहे हैं। इस तरह आप उन सभी संरचनाओं में गति पैदा कर रहे हैं जो आमतौर पर नहीं हिलती। यानी जितनी आपकी कलाई की गतिशीलता अनुमति देती है उतना ही करें। एक तरफ दूसरी तरफ घुमाएं, एक तरफ दूसरी तरफ। साथ ही आपके श्रवण मार्ग के इस हिस्से का भी आराम होता है जब आप करेंगे। वैसे आप देख सकते हैं कि आपके दाएं बाएं ये अलग अलग व्यास के हैं। एक तरफ थोड़ा बड़ा है, दूसरी तरफ थोड़ा छोटा। कुछ दिन ऐसा करें, वे बराबर हो जाएंगे। और ऐसे ही आप एक तरफ और दूसरी तरफ घुमाते रहे, एक तरफ और दूसरी तरफ, यानी दाएं और बाएं हाथ से। सिर्फ इस प्रक्रिया के बाद भी आप सुनने में कुछ सुधार महसूस करेंगे। शोर, सीटी या अलग अलग फ्रिक्वेंसी की आवाजें भी हो सकती हैं। चाहे तो अगली बार विस्तार से बात कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी किस पर निर्भर करती है? खैर, यह अभी जरूरी नहीं है, अभी तो बस सुधार कर रहे हैं। ये रहा आगे।
ये हमारा पहला कदम था। दूसरा जो हम करते हैं तो दायां बायां दोहराएं। आप चाहें तो पहले एक तरफ से कर सकते हैं, फिर अपने कानों में फर्क महसूस करेंगे। ऐसा लगेगा जैसे कान में थोड़ा खून का प्रवाह बढ़ गया है और आप बेहतर सुन पाएंगे। संभव है। आगे बढ़ते हैं। अगला कदम, हमने फिर से अपनी उंगलियां कान में डाली। अब हमारा दूसरा हाथ है, वह हमारा, देखिए कोई उलझ गया है, यह यहाँ है, यह दाहिना हाथ बायां हो गया। मैंने अपने कान के ऊपर की त्वचा को पकड़ा, दबाया, ताकि सिर्फ त्वचा ही नहीं बल्कि मांसपेशी पर भी थोड़ा दबाव पड़े। और अब मैं क्या कर रहा हूं? मैं इस उंगली से नीचे की ओर दबा रहा हूं और त्वचा और मांसपेशी को विपरीत दिशा में यानी ऊपर की ओर खींच रहा हूं। जैसे मैं इन ऊतकों को विपरीत दिशाओं में खींच रहा हूं, फैला रहा हूं। फैला दिया, ढीला किया, इन ऊतकों को खींचा। जब हल्का सा प्रतिरोध महसूस हुआ, वहां थोड़ी देर रोका और फिर थोड़ा ढीला किया। फिर से खींचा, रोका और थोड़ा ढीला किया। एक बार और। यानी देख रहे हैं, मेरा असर अलग अलग दिशाओं में है, इधर भी, लेकिन इसका दायरा बहुत बड़ा नहीं होगा। यहां खींचा, फिर ढीला किया। आगे बढ़ते हैं। यह पहला कोण था जहां हमने कनपटी की मांसपेशी खींची थी। कान को थोड़ा नीचे की ओर विपरीत दिशा में खींचा था। इन व्यायामों को करते समय आपको खून का प्रवाह सिर्फ कान की बाहरी सतह तक नहीं, बल्कि ऐसा महसूस हो सकता है कि खुद कान तक रक्त संचार बेहतर हो रहा है। ये सामान्य है, ये अच्छा है, आप खुद समझ सकते हैं, ये अच्छा है। अनुभूति अच्छी और सुखद होनी चाहिए, दर्द नहीं होना चाहिए। अगर कहीं दर्द हो रहा है तो इसका मतलब है कि वहां कुछ सूजन है। जाएं, पहले सूजन का इलाज करें, ये व्यायाम न करें। आगे, अब यह ध्यान दें, वो हाथ जिससे मैं अपनी कनपटी की मांसपेशी को खींच रहा था, वो यहां खींच रहा था, हिला रहा था। अब उसे कान में डाल दिया और इस हाथ से उस हाथ को गाल की हड्डी के नीचे यहां चबाने की मांसपेशी के पास रख दिया। इसे यहां रखा और वही प्रक्रिया दोहराई। मैं दोनों बिंदुओं को विपरीत दिशाओं में खींचता हूं, साथ ही मांसपेशी के साथ नीचे की ओर गति करता हूं, जैसे कि मैंने उसे पकड़ लिया हो, और नीचे की ओर खींचता हूं। और कान मतलब सिर्फ बाहरी कान नहीं, बल्कि आपको कान की बाहरी नली के मुहाने से थोड़ा गहराई तक डालना है, ताकि पूरा श्रवण मार्ग जो बाहरी हिस्सा है उसे ऊपर की ओर खींचा जा सके। इसका मतलब है कि आप इन सारी चिपकी हुई रुकावटों को, हरकत की सारी बंदिशों को हटा रहे हैं जो आपकी लंबी उम्र के दौरान बन गई थी। शानदार। अलग अलग दिशाओं में खींचते हैं। खींचा, ढीला छोड़ा, खींचा, ढीला छोड़ा, खींचा, ढीला छोड़ा। अगला अभ्यास क्या है? हमारे पास क्या बचा है? यह हमारा उत्तर और दक्षिण दिशा था। अब पूर्व और पश्चिम दिशा बची है। हाँ, जैसा कहते हैं, यहाँ क्या, यहाँ जैसे भी हो जाए। आप भी रखिए, शायद अंगूठा अगर किसी का आ जाए, जैसे आपको सुविधाजनक लगे। यहाँ पहले उंगलियां इस गाल की हड्डी के नीचे रखिए, फिर दोनों तरफ खींचिए। कान एक तरफ और त्वचा दूसरी तरफ खींचिए, फिर सीधा गाल की हड्डी पर और उसके ऊपर। लेकिन आप कोशिश करें कि बिल्कुल विपरीत दिशाओं में हल्का सा कोण बदले। मतलब यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे, अलग अलग दिशाओं में खींचिए। ये हमारे पास एक और दिशा थी। और अब बची हुई आखिरकार यह क्षेत्र यहाँ है, कान के पीछे, मास्टॉइड उभार का क्षेत्र। यहाँ हमें क्या करना है? फिर से उंगली को कान में डालें। हाँ, और यहाँ कान के पीछे अपनी उंगलियां रखें, जैसे कि त्वचा के नीचे। मतलब यहाँ आप त्वचा और उसके नीचे के टिश्यूज को सरकाते हैं। वहाँ फैशिया और अलग अलग मांसपेशियां भी होती हैं, अगर वे रास्ते में हों। इसे हम यहाँ अलग अलग दिशाओं में खींचते हैं।
कान को एक दिशा में और त्वचा की फैशिया को दूसरी दिशा में, यानी इस तरह से भी खींच दिया। इन प्रक्रियाओं के बाद एक टेस्ट करें। एक कान बंद करें, सुने, दूसरा कान बंद करें और आप पाएंगे कि सुनने में बदलाव आ गया है, जैसे कि मैं अभी महसूस कर रहा हूं। शुरुआत में थोड़े समय के लिए सुधार हो सकता है, लेकिन अगर आप इसे कुछ समय तक करते रहेंगे तो स्थायी सुधार होगा, और अगर शोर था तो वो भी गायब हो जाएगा। और आखिरी प्रक्रिया देखिए, फिर से उंगली को कान में डालते हैं और अब वही प्रक्रिया दोहराते हैं। हम खींचेंगे, लेकिन हम इसे करेंगे यहाँ स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मांसपेशी के साथ। उंगलियां जैसे आपको सुविधाजनक लगे, ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। मतलब आपका काम है बस इस स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मांसपेशी पर नीचे की ओर हल्के हल्के फेरना, थोड़ा सा, कोई बात नहीं। अगर आप थोड़ा साइड में भी चले जाएं, मतलब स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मांसपेशी के क्षेत्र में, और उंगली से हम दूसरी दिशा में खींचते हैं। इस दौरान अलग अलग दिशाओं में खींचते हैं। जिनका अंगूठा बड़ा है शायद वो भी आ जाए। देखिए, बहुत अच्छा तो नहीं है, ज्यादा अंदर नहीं जाता, लेकिन दूसरी उंगलियों से भी ज्यादा सुविधाजनक नहीं है। लेकिन किसी तरह आप सीख ही जाएंगे। ऐसे अलग अलग दिशाओं में खींचिए, उंगली यहाँ, हाथ नीचे, स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मांसपेशी के साथ साथ। तो दोस्तों, बधाई हो, आखिरकार आप वो समझदार शब्द सुनेंगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब आपके कानों से कुछ भी छूटेगा नहीं। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि दूसरे कान पर भी वही करना ज़रूरी है। आप इसे दर्पण की तरह उल्टा करें, वीडियो भी उल्टा घुमा ले और आईने में देखें, खुद समझ जाएंगे। समझ गए? मजाक नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मामला गंभीर है। तो दोस्तों, ये तरीका सुनने की क्षमता को बेहतर बनाता है, कानों की भनभनाहट को भी कम करता है और कान तक खून के प्रवाह को भी बढ़ाता है। यह कुछ मामलों में चक्कर आने की समस्या में मदद करता है, जो अर्धवृत्ताकार नलिकाओं की गड़बड़ी से होती है, लेकिन वहाँ और भी कई कारण हो सकते हैं। तो फिर कमेंट्स में अपने नतीजों को बताने में हिचकिचाइए मत। आपके नतीजे कैसे हैं? दिलचस्प है कितने प्रतिशत लोगों, दर्शकों की सुनने की क्षमता में सुधार हुआ है। बाकियों से क्या कहूँ? अगले कार्यक्रम तक फिर मिलेंगे। हम माता पिता की मदद करते और खेल कूद में भाग लेते हैं।